जय हिंद प्यारे साथियों जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने परिवार बीरू जी के जीएस ऑफिशियल पर। प्यारे साथियों जी, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है भारत भूगोल देखने वाले हैं, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी देखने वाले हैं, जिससे आपको एग्जाम में अधिकतर प्रश्न आपको इसी से देखने को मिलेगा। तो अपने आप में बेहतरीन वीडियो होगी, तो अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहेगा। और ये जो है भारत भूगोल का पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। पार्ट 1 वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। या सबसे बड़े कह रहा था कि आप इसी चैनल का जो है प्लेलिस्ट पर चल रही है, प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप वहाँ से सारी वीडियो को पार्ट बाई पार्ट करके सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। एंड यही बात करते हैं कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। एंड यही बात करते हैं तो इन सब का जो आपको PDF देखने को मिलेगा, वो आपको इसी जो है चैनल के हो सकते हैं कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अपने आप में महत्वपूर्ण होगी, तो आपने जो है अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहेगा। एक बेहतरीन वीडियो होगी, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग जो है मजे तरीके से क्या करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। हम लोग इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं हरित क्रांति से, जो अपने आप में बेहतरीन बनेगा। तो अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। यहाँ से प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। बात करते हैं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी ना, वो 1966 से 67 के बीच हुई थी। एंड भारत में जो है हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का जो श्रेय है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा कि MS स्वामीनाथन जो है ये कह सकते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जो है जनक कहा जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा शुरुआत कब हुआ था, 1966 से 67 में। यही बात करते हैं तो इनका जो निधन हुआ है अभी जस्ट फिलहाल हुआ है 28 सितंबर 2023 को, एक तरह से बोल सकते हैं। एंड 20 में जो है हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई जो है बोरलाग हैं। तो ये भी ध्यान देनी है कि 20 में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन जो बोल सकते हैं नॉर्मन जो है ई बोरलाग, ठीक है। ये आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट बनेगी। एंड ये बात करते हैं तो भारत में चल गया आपको MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। और इनको जो है 2025 में आपको पता भी होनी चाहिए कि एक तरह से जो है भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो एक तरह से पुरस्कार जो है हम कह सकते हैं भारत रत्न जो है इनको दिया भी गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। एंड यही बात करते हैं भारत में हुई जो है क्रांति, इनकी हरित क्रांति का जो सर्वाधिक असर जो पड़ा था वो गेहूं और चावल के जो है उत्पादन पर पड़ा था, ये याद रखिएगा। एंड सभी फसलों में जो है गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। दालों के उत्पादन में हरित क्रांति का भी जो है सीमित प्रभाव रहा था। यही भारतीय हरित क्रांति के जनक जो है जन्म स्थली GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो है विश्वविद्यालय पंतनगर को कहा जाता है। इन कहने का मतलब होगा कि अगर हम बात करें कि भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली किसे बोला जाता है, तो GB पंत जो है बोल सकते हैं कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है जो पंतनगर में है, इसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा। और यह जो है बोल सकते हैं कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, ये भी याद रखनी है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1960 में किया गया था, ठीक है। एंड यहीं अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट को लेकर, तो भारत में हरित क्रांति के दौरान जो है मैक्सिको से आयातित गेहूं के HY जो है भी बीज तथा फिलीपींस से आयातित जो है चावल के HY भी बीज का प्रयोग किया गया था। भारत में हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है अधिक सफल रही है। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट बनेगा कि ये प्रश्न जो है जस्ट फिलहाल ये कि शायद लगता है बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा गया था पिछली बार। तो भारत में हरित क्रांति जो है ना, ये आपको पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। इन तीनों राज्यों को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी, तो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। फिर भारत में विश्व का सबसे बड़ा जो है दलहन, जूट, आम, केला, मसाला उत्पादक क्या है, देश रहा है और रहा भी है भी। बात करते हैं विभिन्न कृषि जो है क्रांतियाँ, ये इंपॉर्टेंट बनेगी क्योंकि यहाँ से नॉर्मल जो है प्रश्न पूछे भी जाते हैं, खासकर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए। अच्छा, बात करते हैं लेकर हरित क्रांति किससे संबंधित है, खदान उत्पादन से, याद रखिएगा, ठीक है। यही बात करते हैं सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति टमाटर बोल सकते हैं मांस उत्पादन से संबंधित है, बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से संबंधित है, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है, खाकी जो है क्रांति चमड़ा और कोको से संबंधित है, मीठी स्वर्ण जो है बोल सकते क्रांति ये शहद उत्पादन से संबंधित है, सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। अब इसमें क्या होता है ना, सबको रट्टा मारने लगता है। अब रट्टा मारने से ये थोड़ी ना कुछ होगा, याद है, ये रट्टा मारने वाला नहीं है, ये खुद अपने जो है बोल सकते क्वेश्चन में आंसर है। जैसे देखिए हरित, हरा हरा कौन रहता है, खाने वाला, इन कृषि से संबंधित रहता है, खाने वाला, खदान उत्पादन बोल सकते हैं। और सुनहरी कौन रहेगा, फल, सुनहरा लगता है, तो नहीं बिल्कुल रहता है। जैसे भूरी क्रांति, तो भूरा कौन रहता है, उर्वरक उत्पादन हो जाएगा, ठीक है, जो खाद होता है ना वो। फिर जैसे पीली क्रांति, तो पीली जैसे तिलहन जैसे देखते होंगे कि सरसों रहता है ना, पीला पीला रहता है, तो हम कह सकते हैं पीली क्रांति हो गया। लाल क्रांति टमाटर की मांस उत्पादन लाल लाल रहता है, तो इस समय आपको रट्टा नहीं मारना, ठीक है। फिर यही बात करते हैं श्वेत क्रांति, क्या जगह दूध उत्पादन, दूध कैसा होता है, श्वेत होता है। फिर यही बात करते हैं
कि जो है नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रजत क्रांति के जनक किसे माना जाता है बताइएगा आप लोग कमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। कृष्ण क्रांति की बात करते हैं, बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, इंपॉर्टेंट बनेगा। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। और गोल्डन फाइबर क्रांति जो है जूट उत्पादन से संबंधित है। ये नॉर्मल सी बात है, इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, नोट दी गई कि नीली क्रांति के जनक जो बोल सकते हैं हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को बोला जाता है। मैंने आपसे पूछा था कि रजत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, आप बताइएगा कमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं वो, ठीक है। अच्छा, अब बताइए आप जो है यहाँ से कि प्रमुख कृषि ऑपरेशन, जैसे कि अगर बात करते हैं लेकर, जिसमें भारत के प्रमुख कृषि संबंधित अनुसंधान केंद्र, तो ये तो नॉर्मल प्रश्न है कि पूछा ही जाता है यहाँ से, तो आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। जिसमें अगर बात करते हैं सबसे पहले लेकर हम लोग, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR, ये नई दिल्ली में जो है इसके मुख्यालय, और 23 मई 1929 ईस्वी की इसकी स्थापना की गई थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। और यही जो ICAR जो है ना, ये मिट्टी को भी 8 भागों में बांटा, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था IARI यानी कि पूसा बिहार नई दिल्ली, ये पहले पूसा बिहार में था, अब इसको रूपांतरित करके जो है नई दिल्ली में कर दिया गया इसका मुख्यालय। और इसकी स्थापना जो पूसा बिहार में की गई थी ना, वो 1 अप्रैल 1905 को किया गया था, लेकिन जो नई दिल्ली में की गई थी रूपांतर, वो 29 जुलाई 1936 को किया गया था। फिर भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान करनाल हरियाणा में है, 1978 में स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा में, इंपॉर्टेंट बनता है, प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की बात करता है तो पूछा जाता है प्रश्न, ये याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की बात करता ना, तो फिलीपींस मनीला हो जाएगा। फिलीपींस क्या आ जाएगा, फिलीपींस जो है मनीला हो जाएगा, इनकी मनीला की राजधानी फिलीपींस में, ठीक है, आप याद रखिएगा। फिलीपींस मनीला हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा, उल्टी बोल दिया तो यहीं अगर बात करते हैं लेकर, तो ये हो गया हमारा। और इसकी स्थापना अप्रैल 1976 में किया गया था, इसकी नहीं 23 अप्रैल 1946 में किया गया था। आगे बात करते हैं यहाँ पे केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में, अप्रैल 1976 को इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय गन्ना अनुसंधान की मुख्यालय कहाँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1952 में किया गया था, तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सब जो है ना आपको याद रखनी है। एंड यही बात करते हैं तो इसमें जैसे कि गन्ना प्रजनन संस्थान हो गया, देखिए एक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1952 में किया गया था स्थापना इसकी। और एक ही गन्ना प्रजनन संस्थान ये कोयम्बतूर तमिलनाडु में 1912 में किया गया था इसकी स्थापना। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है, चिकमंगलूर कर्नाटक में 1925 में किया गया था। तो उतना नहीं याद रखना कि केंद्रीय अनुसंधान है, कॉफ़ी से रिलेटेड याद रखना है, कॉफ़ी कर्नाटक में हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं गन्ना प्रजनन की, तो ये जो है कोयम्बतूर तमिलनाडु में हो जाएगी। फिर अगर भारतीय गन्ना अनुसंधान दिया है तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। जैसे कपास दिया है तो नागपुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। मतलब शॉर्ट तरीके से याद करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो आप जैसे भी याद कर सकते, लेकिन याद करनी है। आलू तो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, इसके लिए आपको शिमला हिमाचल प्रदेश तो पड़ता ही है, तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगस्त में 1949 में इसकी स्थापना किया गया था। केंद्रीय रेशम उत्पादन जो है बोल सकते हैं अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पड़े, मैसूर कर्नाटक में। इसका मुख्यालय 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखनी है। अच्छा, यहीं अगर बात करते लेकर कि भारतीय जो है एक तरह से या फिर राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, कोट्टयम केरल में है। और ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाता है, डायरेक्ट आपको रबड़ से याद रखनी है, कहाँ पे हो जाएगा, केरल में हो जाएगा, ठीक है। और 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीय टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ के, जोहारट असम में हो जाएगा, 1911 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ पड़ी है, तो ये कानपुर उत्तर प्रदेश में 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो हैदराबाद तेलंगाना हो जाएगा, इसका मुख्यालय 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। और यही बात करें केंद्रीय जूट एवं संवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्था, तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल में इसकी मुख्यालय है, 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो जाएगा, तो बोलते इंदौर मध्य प्रदेश में 1987 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एक तरह से दलहन को लेकर ना, तो ये मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा, प्रथम अग्रणी राज्य है ये, उत्पादन में भी है। अच्छा, और यही बात करते लेकर जैसे कि केंद्रीय जो है नारियल अनुसंधान संस्थान या केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में हो जाएगा, 1967 शिमला में इसकी अथी वाला नारियल वाला किया गया था। केंद्रीय रोपण वाला जो किया गया था 1970 में की गई थी, बट दोनों का मुख्यालय यहीं केरल में ही है। केंद्रीय तंबाकू इंपॉर्टेंट बनेगा, राजमंद्री जो है आंध्र प्रदेश 1947 में इसकी स्थापना की गई थी, पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में है, 1923 में इसकी स्थापना की थी, ये भी पूछा गया प्रश्न है। फिर ये बात करते हैं लीची अनुसंधान संस्थान, तो मुजफ्फरपुर बिहार में है, 6 जून 2001 में इसकी स्थापना की थी, तो पता होगा आपको। काजू अनुसंधान संस्थान जो है पुत्तूर कर्नाटक में है, और 18 जून 1986 को इसकी स्थापना की थी। काजू की बात करें, कॉफ़ी की बात करें, दोनों कहाँ हो जाएगा आपको, कर्नाटक में पड़ जाएगा, ठीक है। इसका मुख्यालय तो याद रखिएगा। एंड ये अगर बात करते हैं लेकर आगे,
तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट बनेगी आपके एग्जाम के लिए। जिसमें अगर हम बात करते हैं लेकर नेक्स्ट जो है वो है भारतीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान, भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ये 15 फरवरी 1976 की स्थापना की गई थी। और ये बात करते हैं भारतीय मृदा जो है विज्ञान संस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश में ही है। 16 अप्रैल 1988 की इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ पड़ी है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। 13 अप्रैल जो है 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय अनार जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? सोलापुर महाराष्ट्र में 16 जून 2005 की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय बीज मसाला जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ी? अजमेर राजस्थान में है। 22 अप्रैल 2000 की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय केला अनुसंधान त्रिची जो है तमिलनाडु में है और ये जो है 21 अगस्त 1993 को स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान कहाँ पड़ी है? पुणे महाराष्ट्र में है। 18 जनवरी 1997 को इसकी स्थापना की गई थी। और भारतीय जो है मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड केरल में 1976 में इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा इसको। फिर केंद्रीय कंदी यह फसलें अनुसंधान संस्था तिरुवनंतपुरम केरल में 1963 में इसकी स्थापना की थी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में 1971 में इसकी स्थापना की थी। केंद्रीय नींबू जो है वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। 29 नवंबर 1985 की इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ी है? लुधियाना पंजाब में 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। एंड यहीं अगर बात करते हैं तो सब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। जिसमें अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय जो है लाख अनुसंधान संस्थान रांची झारखंड में, और साथ ही साथ भारतीय प्राकृतिक राल और गोंद संस्थान ये भी है रांची झारखंड में, इसका मुख्यालय है। 20 सितंबर 1924 को जो है एक तरह से बोल सकते हैं लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। और 20 सितंबर 2007 ईस्वी को प्राकृतिक राल और गोंद का जो है संस्थान का स्थापना किया गया था। केंद्रीय तटीय जो है कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ी है? गोवा में, तो ये इसको आपको याद रखनी है, ठीक है। एंड ये अगर बात करते हैं नेक्स्ट को लेकर तो आगे हैं केंद्रीय जो है द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्था पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसका मुख्यालय है। 23 जून जो है 1978 की स्थापना की थी। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्था कहाँ पर? नई दिल्ली में 1930 में इसकी स्थापना की थी, इंपॉर्टेंट बनेगा। यही बात करते हैं अब बाजरा अनुसंधान केंद्र, ये जो है गुढ़ा मालानी बाड़मेर में है। 22 सितंबर 2023 को इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय आहार जो है संस्थान हैदराबाद में 1998 में स्थापना की गई थी। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान देहरादून में 18 सितंबर 1986 की स्थापना की गई थी। केंद्रीय जो है कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना में है 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको इंपॉर्टेंट बनेगा, तो आपको याद रखनी है। अच्छा, यहाँ से आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा प्रमुख मुस्लिम की मुख्य जो है फसलें, और उनसे अगर हम संबंधित की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट बनेगी एग्जाम की दृष्टि से, तो इसे आप याद रखिएगा। जिसमें जैसे फसल दी गई है, भौगोलिक दशाएँ दिया गया है, किस्में दी गई है इसकी, और यहाँ से जो है ना विहार द्रोह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके किस्में से पूछा जाता है कि कौन जो है जो फसल है वो किससे संबंधित इसकी किस्म है, ठीक है। और एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, और तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं चावल को लेकर हम बात करते हैं। तो चावल जो है भारत का ये प्रमुख अनाज है, पता ही आपको। इसकी जो तापमान होती है ना वो उस टाइम 20 डिग्री से 60 डिग्री 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये मतलब कि ये अच्छा रहता है, माना जाता है, ठीक है, उपज के लिए। वर्षा के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर के उच्च जो है बोल सकते हैं वर्षा की इसकी ज़रूरत पड़ती है। आर्द्रता इसका उच्च होता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र होती है में। और मृदा कैसी होती है इसके इंपॉर्टेंट बनेगा, जोड़ मृदा इसके लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ये इसमें से आपको जो है 20 से 27 डिग्री के बीच जो सेंटीग्रेड होता है इसकी, ये इंपॉर्टेंट बनती है, ये प्रश्न पूछा गया है। फिर इसकी किस्में बहुत है, जैसे जया ये प्रथम बौनी प्रजाति है, पूछेगा जया जो है किसकी फसल की जो है किस्मी है, तो चावल की। जमुना, पद्मा, कृष्णा ये सभी आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर यहीं अगर बात करते हैं तो ये भारत की दृष्टि में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा चावल की जो है उत्पादन में है, तेलंगाना, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो ये देखिए 2023-24 का है, तो मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा कि कन्फर्म ही होगा, कभी कभी आपको पश्चिम बंगाल भी देखने को मिलेगा, तो ये चेंजिंग होती रहेगी यहीं, तो अपडेटेड ही याद रखिएगा, बढ़िया रहेगा। विश्व में तो चीन इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, चीन रहेगा। भारत उसके बाद दूसरे नंबर पर, इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है। विशेष दिया गया कि स्टेम रॉट रोग जो है इसी से संबंधित है, मतलब स्टेम रॉट रोग जो है ये चावल में ही होती है। और यही बात करते हैं तो वार्न यार्ड जो है ग्रास इसका प्रमुख खरपतवार भी है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा गेहूँ। गेहूँ की बात करते हैं तो भारत का द्वितीय अनाज है, पता ही होगा आपको। इसकी जो तापमान होती है ना 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होती है, और इसकी वर्षा तो नहीं के बराबर है, सिर्फ 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। मृदा की बात करते हैं, दोमट मिट्टी में जो है महत्वपूर्ण ये माना जाता है। और जलवायु इसकी कैसी होती है? शीतोष्ण आर्द्र शुष्क होती है, ठीक है। फिर ये बात करते हैं तो इसकी जो मुख्य किस्में हैं जैसे कि गिरिजा, अर्जुन, मालवीय, ट्वेल, सोनालिका, बौनी किस्म सोनालिका है ये, नाबी, एमजी, ये सभी जो है एक तरह से गेहूँ का बोल सकते हैं प्रमुख किस्में। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछाएगा आपको।
अच्छा, यहाँ अगर गेहूँ में बात करते हो तो उत्तर प्रदेश ऐसे अभी भी है, प्रेजेंट में भी उत्तर प्रदेश प्रथम पर है, तो आप याद रखिएगा। बाकी दूसरा पर मध्य प्रदेश, तीसरा पर पंजाब है। और विश्व में की बात करें, चीन तो है ही है, उसके बाद भारत, उसके बाद रूस है। करनाल बट एवं ब्लैक रस्ट रोग जो है इसी से संबंधित है, यह भी याद रखिएगा। और इसका वास्तविक जो नाम है ट्रिस्टिकम एस्टिवम है, ये भी ध्यान देनी है। नेक्स्ट है जौ। जौ की बात करते हैं, इसकी तापमान जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 सेंटीग्रेड तक बीच होती है। वर्षा की अगर बात करते हैं 50 से लेकर 75 इंच की, सेम टू सेम गेहूँ के जैसा होती है। और इसकी जो मृदा होती है बलुई दोमड़ होती है। इसकी किस्में जो आपको देखने को मिलेगा आज़ाद, ज्योति, हरितमा, गीतांजलि, ठीक है, ये सभी आपको देखने को मिल जाएगा। और यही बात करते हैं उत्तर प्रदेश ये प्रथम जो है जौ उत्पादन में, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश से। पूरा विश्व में जो अगर बात करें जौ में तो रूस हो जाएगा, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद फ्रांस हो जाएगी। जौ में होने वाले जो रोग है वो जंक, नेट ब्लाच और स्पॉट ब्लाच धारी से भी आपको देखने को मिलेगा। ज्वार की बात करते हैं, तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होती है। वर्षा 40 सेंटीमीटर के बीच देखने को मिलेगा आपको। मृदा तो रहेगी वो बलुई मिट्टी रहेगी, बलुई दोमड़ मिट्टी। इसकी जो एक मुख्य जो किस्में है वो बुंदेला है। और अग्रणी देशों की बात करते हैं तो प्रथम महाराष्ट्र हो जाएगा इसमें उत्पादन में, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद उत्तर प्रदेश। यूएसए 20 में प्रथम है, उसके बाद नाइजीरिया द्वितीय पर, और तीसरा पर जो है सूडान देखने को मिलेगा। ज्वार को सोरघम, जोना, चोलम, गिनी, मक्का नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो ये आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। यही बात करते हैं बाजरा को लेकर। अगर आप किसी भी जो है टीचर या किसी भी जो है पब्लिकेशन बुक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है 94 30 53 48 79 पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और मात्र जो है आपको एक बुक का पीडीएफ 21 रुपये में मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आप इसमें से जो है किसी भी जो है बुक का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र जो है आप सिर्फ 21 रुपये में जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बुक हो, ठीक है। तो ये सभी अपने में आप बेहतरीन बुक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, ये सिर्फ आपको डेमो में दिया गया है। अभी बहुत सारे बुक हैं, तो आपको कोई भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 94 30 53 48 79 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। मात्र 21 रुपये में जो है आपको पीडीएफ पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, तो देखिए आपको उतना याद नहीं रखना है, मैं कुछ आपको बता देता हूँ, उसको स्किप भी कर देनी है। जिसे बाजरा में आपको इसमें नहीं पूछा जाएगा, बाजरा के लिए आपको याद रखना है नंदी, अनंता और राज 171 जो है इसके किस्में है, तो याद रखनी है। बाजरा में प्रथम जो है राजस्थान उत्पादन में हो जाएगा, और भारत में से 20 में भारत हो जाएगा। और यह खदान के साथ साथ जो है चारों की फसल भी है, तो इतना याद रखनी है। मक्का की अगर बात करते हैं तो ये मक्का के लिए आपको जो देखने को मिल जाएगा वो गंगा, ढक्कन और जो है शक्ति, सुवर्ण और विजय, ये आपको प्रमुख किस्में देखने को मिल जाएगी। मक्का में प्रथम जो है महाराष्ट्र हो जाएगा, इम्पोर्टेंट बनेगी। और यूएस जो है ये विश्व में प्रथम है, तो ये भी आपको याद रखनी है। और ये सूखा सहिष्णु फसल है। फिर सरसों की बात करते हैं तो ये आपको वरुणा, रोहिणी, माया, वैभव, ये आपको किस्में याद रखना, क्योंकि किस्में पूछा जाएगा प्रश्न आपसे, इसलिए बता रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हम स्किप कर रहे हैं। यही प्रथम जो सरसों में उत्पादन में वो कौन है, राजस्थान है। विश्व में कनाडा है। और यह बोल सकते हैं हाई रस्ट रोग इसी से संबंधित है। फिर ये मूंगफली की बात करते हैं तो ये आपको चंद्रा, चित्र, कौशल, प्रकाश, कादरी, ये प्रमुख किस्में हैं। मूंगफली में प्रथम स्थान राजस्थान है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और चीन जो है ये विश्व में प्रथम है। मूंगफली का ग्राउंड नट, मक्की बोल सकते हैं, नट, गुवर, पिंडर, बीला, ये तीन मूंग के नाम से इसे जाने जाते हैं। सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी, आपको याद रखनी, जैसे कि अहिल्या, बासारा, प्रज्ञा, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। और सोयाबीन जो है काली मिट्टी के लिए इंपॉर्टेंट बनती है, मृदा में की बात करते हैं तो। जिसमें प्रथम स्थान पर कौन है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन में उत्पादन, जो कि पहले बताया था दलहन उत्पादन में है। यूएसए की बात करते हैं तो विश्व में प्रथम है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगी। अरहर की बात करते हैं, बहार, लक्ष्मी, ग्वालियर, पारस, अमर, ठीक है, इसकी किस्में हैं। और महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, भारत इसमें जो है पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। अरहर को रहर, दाल, कबूतर, मटर और लाल चना के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। बाकी चना की बात करते हैं लेकर तो उदय, भाती, गौरव, क्रांति इसकी प्रमुख किस्में हैं। प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है, भारत इसके विश्व में प्रथम है। दालों का जो है राजा चना को ही कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी तंबाकू इंपॉर्टेंट बनेगी, बलुई दोमड़ मिट्टी के लिए इंपॉर्टेंट बनती है। भाग्य लक्ष्मी इसकी क्या है, एक किस्में है। और तंबाकू प्रथम स्थान पर गुजरात है, जिसमें पूरे विश्व में जो है चीन उत्पादन में है। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, निकोटिना टैबेकम, ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट बन जाएगी। गन्ना की अगर बात करते हैं तो ये आपको करण और वीरेंद्र जो है इसकी क्या है, प्रमुख किस्में है। प्रथम स्थान पर जो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश ही है, तो ये चेंजिंग होती है, कभी कभी आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, कभी कभी आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। चीनी उत्पादन में भी जो है दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो अपडेटेड ही याद रख लीजिएगा, तो वो बेहतरीन बनेगी। और विश्व में गन्ना की बात करते हैं तो ब्राज़ील इंपॉर्टेंट ही, इसको याद रखिएगा। प्रति हेक्टेयर जो है अधिक पानी की आवश्यकता होती है इसके लिए।
एंड गन्ने का तना जो है छिद्रत कीट से खराब होता है। कपास इंपॉर्टेंट बन गई, काली मिट्टी के लिए इंपॉर्टेंट बनती है, प्रश्न पूछा जाता है। और विकास, विक्रम एवं नर्मदा जो है ये कह सकते तरह से किसकी किस्में हैं। कपास प्रथम स्थान पर गुजरात है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट बनेगी, याद रखिएगा। यहीं चीन जो है पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर। कपास का जो वैज्ञानिक नाम है वो गोसिपियम हार्वेसियम है, तो ये भी ध्यान देनी है। जूट की बात करते हैं तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और कैप्सू जो है लेरिस और ओलिटोरिस जो है इसकी क्या प्रमुख किस्में हैं। एंड यहीं पश्चिम बंगाल जो है इसके क्या है जूट पर पृथ्वी जो है उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और पूरे विश्व में जो है भारत है। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। बाकी विभाजन के बाद अधिकतर जो है क्षेत्र पाक में, एंड इसे जो है गोल्डन फाइबर के नाम से जाना था, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट बनेगी। बाकी चाय की बात करते हो तो ये पता ही आपको लेटराइट मिट्टी के लिए इंपॉर्टेंट बनती है, तो इसको आप याद रखिएगा। और उंगोल जो है चाय, हर्बल चाय, यरवा जो है मिट, ये सभी इसकी किस्में हैं। सबसे जो है बिहार में उत्पादन में जो है कौन है, असम ही है। पूरे विश्व में चीन प्रथम स्थान पर है। बाकी पानी का जवाब इसके लिए जो उपयुक्त नहीं है। एंड असम जो बराक घाटी है, दार्जिलिंग एवं नीलगिरी जो हिल्स में है, इसका मुख्य रूप से क्या किया जाता है, उत्पादन की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यही बात करते हैं लेकर कॉफ़ी को लेकर, जो कि पहले बताया था। कॉफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगी, लेटराइट मिट्टी के लिए इंपॉर्टेंट बनती है ये। और ये अरेबिका यमन से लाई गई तथा भारत में मुख्य रूप से उत्पादित रोबस्टा, कावेरी, केंट, लिबेरिका, ये सभी इसकी किस्में हैं। और अरेबिका जो है ना कॉफ़ी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, आपको याद रखनी है। यहीं अगर बात करते हैं कर्नाटक जो है ये इसकी प्रथम जो है उत्पादन में है भारत में। अब विश्व में जो है ब्राज़ील है, तो इंपॉर्टेंट बनेगी। नीलगिरी की पहाड़ियों से जो है इसका मुख्य रूप से उत्पादन भी किया जाता है, तो ये ध्यान देनी है। नारियल की बात करते हैं तो लंबी किस्में और बौनी किस्में इसके जो है, इसमें नारियल प्रथम स्थान पर केरल है। इंडोनेशिया विश्व में पूरे प्रथम स्थान पर है। नारियल को तमिल में जो है थेनकाई एंड कन्नड़ में जो है थेनकनिक काई कहते हैं। ठीक है, अच्छा आम की बात करते हैं तो उष्ण जलवायु विविध और जो है ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अल्फांसो, नीलम, आम्रपाली हो गया, सिंधु हो गया तेलंगाना। ठीक है, तो ये आपको इसकी किस्में देखने को मिलेगी। बाकी प्रथम स्थान पर आम में जो है उत्तर प्रदेश से, भारत में जो है पूरे विश्व में जो है भारत प्रथम स्थान पर। आम का वैज्ञानिक नाम पता ही होगा आपको, मैग्नीफेरा इंडिका बोला जाता है। रबड़ की इंपॉर्टेंट बनेगी आपको, हेविया पेनिकुलारा, हेविया कोमेरूनोनिसिस, हेविया कोलंबिया। और ये प्रथम स्थान पर जो कि रबड़ में है वो कौन है, केरल ही है, जो कि इसका अनुसंधान भी यहीं पे पड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा, इन्हीं मुख्यालय। और विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है, थाईलैंड है, जो कि इंपॉर्टेंट बनेगा। एंड रबड़ का रासायनिक नाम जो है वो पॉली आइसोप्रीन है, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको जो देखने को यहाँ पे मिलेगा वो आपको देख रहे होंगे कि फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें अगर बात करते हैं सभी फसलों में जो है चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसके बाद गेहूं, मोटे अनाज एवं दालों का नंबर आता है। कृष्णा जो गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को हम चावल के कटोरा के नाम से जानते हैं, तो ये आप याद रखिएगा कि चावल के कटोरा के नाम से किसे जानते हैं, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। कपास, सन, जूट, रेशा फसलों के उत्पाद जो है उदाहरण है, आपको देखने को मिल जाएगा। यही बात करते हैं तो खजूर की अगर हम बात करते हैं लेकर, तो जिसे डेट पॉम बोलते हैं, कि खेती जो है खारे पानी से की जाती है। एंड क्योंकि यह जो है जल लवणता को आसानी से सहन कर लेती है। दालचीनी पेड़ की छाल से एकत्र की जाती है, इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखिएगा। जो दालचीनी बनता है ना वो पेड़ की छाल से बनती है। पुष्कर घाटी से जो है गुलाब का उत्पादन किया जाता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर में होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये अनेक बार एग्जाम प्रश्न पूछा गया है केसर वाला, तो आप याद रखिएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। यही नेक्स्ट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का जवाब अधिक होने के कारण यहाँ जो है सोयाबीन की खेती अधिक होती है। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, एंड सोया प्रदेश इसी को बोला जाता है, मध्य प्रदेश को। मूंगा एक किस्म का रेशम जो असम का मूल उत्पादन है, ये भी याद रखनी है। उड़ीसा में गैर शहतूत रेशम का उत्पादन किया जाता है। भारत खाद्य की सर्वाधिक खपत जो है वो पंजाब में ही होती है। तमिलनाडु का तंजापुर जिला जो है दक्षिण भारत के अन्न के भंडार के नाम से आता है, तो दक्षिण भारत के अन्न के भंडार से नाम से तंजावुर जिला जाना जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। बाकी अगर यहीं बात करते हैं नेक्स्ट को लेकर, मोटे अनाज दी गई है। मोटे अनाज की अगर बात करते हैं लेकर आपको, तो ध्यान रखिएगा कि पूर्णतः जो है मानसून पर निर्भर रहने वाली फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले जो है प्रमुख मोटे अनाज है। इसमें पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है, तो इसे याद रखिएगा। क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर इसमें जो है ना काली मिट्टी और जो है वो लेटराइट मिट्टी इसमें जो है उपयोग ही की जाती है। बागवानी फसल की बात करते हैं, भारत उष्ण और जो है शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही जो है प्रकार के फलों का उत्पादक है, जो बागवानी वाला है। और क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागपुर, चेरापूंजी आदि प्रमुख बागवानी क्षेत्रों के लिए देखने को मिलेगा। नोट में दी गई केरल राज्य जो है काली मिर्च, छोटी इलायची और अच्छी मात्रा में जो है लौंग और अन्य भारतीय फसलों जो है के साथ साथ विदेशी फसलों का भी सबसे बड़ा उत्पादक है कौन, केरल। एंड ये आपको इंपॉर्टेंट बनेगा, तो याद रखिएगा। हरी सब्जियां में अगर हम कुछ बात करते हैं लेकर, तो कहता है कि पश्चिम बंगाल भारत में ताज़ा सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसे आप याद रखिएगा।
फिर इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश है। भारत विश्व की जो है बोल सकते लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। ठीक है। सूरजमुखी जो है ना, भारत में प्रमुख 6 राज्य सूरजमुखी के प्रमुख उत्पादन है, जिसमें से प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु है। द्वारा जो 7.94 लाख जो है हेक्टेयर के क्षेत्र में से और 3.04 जो है लाख टन के उत्पादन के साथ कर्नाटक भारत प्रमुख जो है सूरजमुखी उत्पादक राज्य है। तो पूछेगा कि भारत में जो है प्रमुख सूरजमुखी उत्पादक में अगर बात करते लेकर तो कर्नाटक देखने को मिल जाएगा आपको। और यही बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर जो है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में मिलेगा आपको, अब न्यूनतम देखने को मिलेगा मिजोरम में। और प्रतिशत के आधार पर जो सर्वाधिक देखने को मिलेगा सूरजमुखी का वो आपको पंजाब में मिलेगा, और न्यूनतम जो देखने को मिलेगी आपको असम में मिलेगी। ये प्रतिशत के आधार पर है। भारत के राष्ट्रीय जो है कृषि ब्यूरो क्या है, तो कहता है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक जो है संसाधन कहाँ पर ब्यूरो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान जो है ब्यूरो कहाँ पे है, करनाल में, हरियाणा में। फिर राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पे, लखनऊ में। ये इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको याद रखिएगा। फिर राष्ट्रीय मृदा जो सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन जो है ब्यूरो कहाँ पे है, नागपुर में है। अब आगे जो देखने को मिल रहा है आपको प्रमुख कृषि बोर्ड एवं उसका मुख्यालय। अब किसको इसका स्किप नहीं करना, बिल्कुल इसको याद रखनी है। जैसे तंबाकू बोर्ड गुट्टूर जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अन्य भारतीय अंगूर जो प्रसंस्करण बोर्ड का है पुणे महाराष्ट्र में इसका पड़ता है। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री जो है बोर्ड नई जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली पड़ती है। चाय बोर्ड जो कोलकाता में पड़ता है। अंडे की बात करते हैं, मसाला बोर्ड जो कहाँ पर पड़ती है, केची में पड़ती है, केरल में बोल सकते हैं, कोची केरल में। और रबड़ बोर्ड जो है कोट्टायम केरल में। दोनों है केरल में, लेकिन मसाला वाला बोर्ड है कोची में, जबकि रबड़ वाला कोट्टायम में है। कॉफ़ी बोर्ड तो पता ही बताया था आपको, कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। और रही बात कॉफ़ी और जो है काजू, दोनों आपको याद रखनी है, कर्नाटक में हो जाएगी। अब भारत में शीर्ष 5 जो है मत्स्य उत्पादन राज्य, इसमें से आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल और तमिलनाडु देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट है प्रमुख फसल में उत्पादक राज्य। तो अभी देखिए हम, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता किसको आप याद कीजिएगा। क्यों नहीं याद कीजिएगा, तो ये अपडेटेड नहीं है। अपडेटेड ही प्रश्न पूछेगा आपसे, तो ये सब फालतू कि आपको समय बर्बाद करता है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा लगता है कि उससे हमको कुछ आगे के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, तो इसको याद करिए। जैसे आम में उत्तर प्रदेश, अंगूर में महाराष्ट्र, लीची में बिहार प्रथम है, तो पता ही तो कहीं बदलेगा नहीं। काजू महाराष्ट्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। पपीता में गुजरात है, नारियल में केरल, अखरोट में जम्मू कश्मीर, और यही बताया थी भी आपको केसर को लेकर, जो कि जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट बन जाएगा, तो आपको याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है। सेब में भी जम्मू कश्मीर होगा, केला में तमिलनाडु, अमरूद में मध्य प्रदेश, कटहल में असम हो जाएगा, आंवला में उत्तर प्रदेश, अनानास में पश्चिम बंगाल, अनार में जो है महाराष्ट्र हो जाएगा, संतरा में महाराष्ट्र, नाशपाती में उत्तराखंड। देखिए अगर फल की बात करता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि अपडेट में कोई भी चेंजिंग आएगा, ये सब सेम ही आएंगे। ठीक है, तो इसे आप याद ही रखिएगा, बढ़िया रहेगा। आगे जो आपको देखने को मिलेगा प्रमुख जो है मसालों के शीर्ष उत्पादक राज्य, मसाला केसर इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखिएगा। छोटा इलायची तो कहीं बदलेगा नहीं, जैसे केरल में इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक। बड़े इलायची में भी सिक्किम बात करते हो, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड देखने को मिलेगा। अदरक मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा जो है, और उसके बाद जो उसके आप देखने को मिलेगा वो केरल देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट यही बात करते हैं हल्दी को लेकर। तो हल्दी में आपको अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र प्रथम है, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा उत्पादन में। लाल मिर्च में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद मध्य प्रदेश है। धनिया नी बीज का जो आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में प्रथम, उसके बाद गुजरात, उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान। फिर जीरा बीज की बात करते हैं तो गुजरात प्रथम है, उसके बाद राजस्थान द्वितीय पर, और तीसरा पर जो है उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। लौंग में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक और केरल देखने को मिलेगी। सौंफ में गुजरात प्रथम है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश। काली मिर्ची इंपॉर्टेंट बन जाएगा, केरल प्रथम स्थान पर, कर्नाटक उसके दूसरे पर, और थर्ड पर जो आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। कहता स्रोत भारतीय जो है मसाला बोर्ड के क्या है, तो इसे आपको देखना जरूरी है ना, तो इसको आप देखिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, और जिसमें अगर बात करते हैं लेकर ना हम, तो केरल को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट बनेगी। वही जो है मसालों का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। देखिए मसालों का बगीचा हम बोलते हैं केरल को, लेकिन मसालों का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। भारत को कृषि निर्यात से होने वाली आय में जो है मसालों का योगदान जो रहता है वो सर्वाधिक होता है। कृषि में अगर बात करते हैं सर्वाधिक को लेकर, था महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसकी है, तो चक्रीय कृषि की सबसे समान फसल कैसी है, बोल सकते हैं फलीदार पौधे हैं। और किसी जो है विधि में, किस विधि में खड़ी जो है फसल के नीचे दूसरी अन्य फसल को बोया जाता है, तो रेले कृषि में। भारत में राष्ट्रीय कृषि नीति पहली बार घोषित हुई थी 28 जुलाई 2000 ईस्वी को। कृषि कार्यों में जो है नाइट्रोजन इनकी एन, फास्फोरस भी और पोटेशियम के की आदर्श स्थिति कैसी होती है, तो 4:2:1 यानी कि 4:4 रहेगा, नाइट्रोजन फास्फोरस 2 और पोटेशियम जो रहेगी के 1 रहेगी। ठीक है, और ये एक तरह से इंपॉर्टेंट बनेगी, मुख्य पोषक तत्व है, तो ये भी आपको याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है केमिस्ट्री में, ये प्रश्न पूछा जाता है।
और नहीं बात करते हैं, परंतु हरित क्रांति में NPK जो होगा, इनको ही नाइट्रोजन और फास्फोरस और जो पोटेशियम होगी वो 9 अनुपात बोल सकते हैं, 3:1 अनुपात में होगी। पर हरित क्रांति की अगर बात करें तो भारत का प्रथम जो राज्य है जिसने कृषि उपज और पशुधन संविदा खेती तथा सेवा अधिनियम को मंजूरी दी है वो है तमिलनाडु। 1930-40 के दशक में कार्बनिक खेती का जनक जो अल्बर्ट हार्वर्ड को बोला जाता है। बायोटिक पार्क जो है बनाने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना है। जैव प्रमाणीकरण की एक ऐसी क्रिया विधि है जिसके द्वारा खाद्य फसलों में जो है पोषण युक्त गुणों का विकास किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार दिल्ली में है, याद रखिएगा। अम्लीय मिट्टी को उदासीन करने के लिए प्रयोग करते हैं चूने का, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होती है बता देते हैं आपको, क्योंकि खुद मुझे कन्फ्यूजन होता है ना, तो फिर आप कौन सी खेत की मूली है, ठीक है। यहाँ से देखिए आपको कन्फ्यूजन क्या मिलेगा। जैसे हमने आपसे कहा कि आज अगर जो है मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो उसे उदासीन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो चूने का पानी जो है चूने डालेंगे, ठीक है, चूने का पानी जो भी कुछ बोल सकते हैं। लेकिन अगर क्षारीय मिट्टी है उसे उदासीन करने के लिए क्या डालेंगे, जिप्सम डालेंगे। अब इन दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर हम अम्लीय है तो उदासीन करने के कहीं कहीं आपको जिप्सम मार दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में देगा दोनों ना, चूना और जिप्सम, तो मार सकते हैं जिप्सम भी। क्योंकि आपने कंठ से याद नहीं किया था, इसी कारण तो इसे आपको याद करनी है। जैसे अम्लीय बात कर रहा है तो चूने डालना है, क्षारीय की अगर बात कर रहा है और उसे उदासीन करना है तो उसे हम जिप्सम डालेंगे। तो इसको आपको याद रखना है किसी भी हाल में, हम बिना याद करे नहीं होगा। अब उसे रटा भी नहीं मारना है। जैसे मान लेते हैं अम्लीय है, इसको उदासीन करना है, तो कोई भी चीज़ अगर अम्लीय है, ठीक है, मतलब मान लेते कोई अगला अम्लीय यानी कि मान लेते 5 पर आ गया है, अम्लीय मतलब 5 इसका pH मान है, हम इसको 7 करना है, तो क्या लगता है इसको हम अगर अम्ल मिलाएंगे मतलब 5 के जो है संभावनी कोई अम्ल मिलाएंगे तो ये अम्लीय बनेगा नहीं, ये उदासीन बनेगा नहीं, ये अब अम्लीय बन जाएगा। हमें उस उदासीन करने के लिए जो है कम से कम क्षारीय ही चीज़ डालना चाहिए। और चूने क्या है, एक क्षारीय चीज़ है, जो कि चूने को अगर हम डालते हैं क्षारीय को तो ये अम्लीय आकर यहाँ पे उदासीन बन जाएगा। सेम इसी प्रकार मैंने बताया आपको कि जैसे जिप्सम और ये क्षारीय, मान लेते कोई चीज़ जो है क्षारीय हो चुकी है, ठीक है, उसकी मिट्टी, ठीक है, सब बोल सकते हैं। अब इसे हमें उदासीन करना है, तो अगर इसमें क्षारीय ही मान लेते हैं 10 ही डालेंगे, अम्लीय जो है pH मान का 10 कोई चीज़ डालेंगे तो ये तो अम्लीय बन जाएगा, क्षारीय बन जाएगा। इसे उदासीन करने के लिए हमें क्या करना है, अम्लीय डालना पड़ेगा। और जिप्सम क्या है, एक तरह से अम्लीय के अंतर्गत आता है, तो इसको आप याद रखिएगा, इससे भी क्या है याद कर सकते हैं। बाकी आपकी जैसी तरीका है याद करना बहुत ज़रूरी है। अगली बात करते हैं, काला सोना कहा जाता है अफीम व कोयले को, सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। तो इन दोनों भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और हरा सोना कहता है चाय को। तो ये तीनों आपको याद रखनी, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नकदी फसलें होती है जैसे कि कपास, गन्ना, तंबाकू, केसर, कॉफ़ी, जूट, ये सब प्रश्न पूछा भी गया है कि इनमें से कौन जो है नकदी फसलों का उदाहरण है, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। बाकी तिलहन फसल के अंतर्गत आते हैं सरसों, तिल, सोयाबीन, अरंडी, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, तोरिया, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादन बताए थे मध्य प्रदेश में से सोया प्रदेश इसी को बोला जाता है। अरहर का अन्य नाम क्या है, लाल चना व पिजन पी। पंजाब को भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है। अंतर्देशीय मछली उत्पादन आंध्र प्रदेश में है और समुद्री मछली उत्पादन गुजरात को कहा जाता है। मंडी ट्रेडर्स स्थिति आधारित है वो F2S इनकी फार्म टू शॉप, ये ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलिया के बिना अपनी उपज जो है सीधे उपयोगिता को बेचने में ये मदद करता है। अगर ये बात करते हैं तो खेती योग्य जो है बंजर भूमि ऐसी भूमि है जो 5 से अधिक जो है सालों से असर में उसर जो है इनकी आकृषित पड़ी है और सुधार कार्यों के माध्यम से उसे सुधारने के बाद जो है खेती के काम में लाया जा सकता है। जुलाई 1968 इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा जो है भारत की कृषि में प्रभावशालीता प्रगति दर्ज करने के लिए जो है आधिकारिकता तौर पर जो है गेहूं की जो है क्रांति शीर्षक आधारित एक जो है डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगी। 1991-2003 की अवधि को जो है भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, एंड ये भी आपको याद रखनी है। एंड यहीं अगर बात करते हैं नेक्स्ट तो आगे है पशुपालन, मत्स्य पालन एवं मुर्गी पालन, ठीक है। तो कहता है कि भारत विश्व का सर्वाधिक जो है मवेशी वाला देश है, याद रखिएगा। भारत में विश्व के जो कुल पशुधन का लगभग जो है 10.7% है कुल विश्व का, एंड विश्व की कुल भैंसों का जो है 57% तथा गाय बैलों का जो है 14% भारत में ही है। भारत का विश्व में जो है भैंसों की संख्या में प्रथम स्थान पर है, जबकि गाय और बकरी की संख्या में जो दूसरा स्थान पर तथा भेड़ों की संख्या में तीसरा स्थान पर है। विश्व में टोटल बात की जा रहा है, ठीक है। भारत में जो अंडे की प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है 63 अंडे प्रति वर्ष है, और यही भारत विश्व में जो है मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, अभी प्रेजेंट में भी है, तो इसे आप याद रखिएगा।
ताजा जल में जो है मछली उत्पादन में भी भारत का स्थान कैसा है, विश्व में दूसरा ही उत्पादन स्थान पर है। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी नेक्स्ट की बात करते हैं तो पश्चिम जो है ये आपको याद रखें, पश्चिम बंगाल में जो है देश के संपूर्ण उत्पादन का करीब 19% जो है मछली उत्पादन होता है। पूरे देश में जो है 19% से मछली उत्पादन पश्चिम बंगाल में देखने को आपको मिलेगा। ओयस्टर जो है मछलियाँ मोती उत्पादन करती है, तो ये ध्यान दीजिएगा। मवेशी और उनकी भैं जो है किस में, मैंने पहले भी देख चुका था इसके बारे में, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे दिया गया है तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है इसलिए बता रहे हैं। जैसे गाय के लिए साहिवाल, गिर, सिंधी, देओनी, हराना, करन, स्विफ्ट, अंगोला, थारपारकर, कॉकरेज। अब यहाँ पे मवेशी के लिए पीछे हमने देखे थे प्रमुख फसलें के लिए किस में, जो कि इन दोनों में से कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछेगा, पक्का पूछेगा एक ना एक प्रश्न, तो दोनों याद रखनी है। तो ऐसे देखिए एक बार में तो याद होगा नहीं इसको, अब इसको 1 2 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट कीजिएगा बढ़िया तरीके से, जब रुक के याद कीजिएगा ना तो इसको याद हो जाएगा, ठीक है। बट याद करना है आपको, जैसे साहिवाल, गिर, सिंधी, देओनी, हराना, करन, स्विस, अंगोला, थारपारकर, कॉकरेज, ठीक है। बैल के लिए बात करते हैं, इसके जो है किस्में वो कौन कौन सी है, नगौरी, बचौर, मालवी, कंटाहा, हलीबर, अमृतमहल, खिलाड़ी, सीरी, बारगर, ठीक है। और भैंस की बात करते हैं मुर्रा, नीली राकी, भदावरी, मांडा, नागपुरी, सुरती, जाफराबादी, मोहसाना, बन्नी। फिर भेड़ के लिए जैसे मेरीना, लाइसेस्टर, लिंकॉन, केवियोट, ये सभी जो है विदेशी नस्लें हैं भेड़ की। बकरी का आगे बात करते हैं लेकर, जैसे कि चंपा, गद्दी, चेगू, पश्मीना, इसकी दुधारू फसलें हैं। और यमुनापारी, बरबड़ी, मारवाड़ी, मेहसाना, काठियावाड़ी, लालवाड़ी, ये बकरी की जो है किस्में हैं। सुअर वाइट यॉर्कशायर, वर्कशायर, टैमवर्थ, चेस्ट वाइट, ड्यूरॉक, लैंडरेस। कुकुट की बात करते हैं मुर्गियों को लेकर, तो ये न्यू हैम्पशायर, प्लाई माउथ रॉक, रोड आइसलैंड रेड, वाइट बोल सकते हैं, लेग हॉर्न, ऑप्टिगन। अब इसको रुक के आपको याद करना खुद से, तभी आपको याद होगी, ठीक है। बट आपको याद करना क्योंकि प्रश्न आपको मिलेंगे, तो इसको छोड़ना नहीं है। आगे भारत में जो है कोल बात करते लेकर दूध उत्पादन में भैंसों का योगदान जो है लगभग 55% है। सर्वाधिक संख्या में पशु इनकी मवेशी जो है मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इसका स्थान आता है। भैंसों की संख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, लेकिन पूरे मवेशी की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश प्रथम पर आते हैं। भारत में लगभग जो है 60% भेड़ें जो है राजस्थान में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है समान रूप से जो है, तथा शेष बात करते लेकर तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में पाई जाती है। भारत विश्व में दूध उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर, एक प्रेजेंट में भी है, तथा दूध उत्पादन में जो है डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। तो इसको आप याद रखिए, विश्व में प्रथम स्थान पर जो है वो भारत ही दूध उत्पादन में अभी भी प्रेजेंट में। फिर बन्नी यानी कि कच्ची कुड़ी और जो है ये नस्लें भैंस मुख्य रूप से गुजराती पाई जाती है। कॉकरेज जो है एक तरह से क्या है, तो ये गाय की किस्में जो कि पश्चिम भारत में पाई जाने वाली गाय की प्रजाति है। श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है, मैंने पहले भी देखा था। दूध उत्पादन से तीव्र वृद्धि के लिए जो है ऑपरेशन फ्लड को प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन फ्लड की जो सूत्रधार जो बोल सकते हैं कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, एंड डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जब भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ऑपरेशन फ्लड जो है, यानी ऑपरेशन जो फ्लड श्वेत क्रांति, इसी को हम बोलते भी हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा, आप बोल सकते हैं एक तरह से किसकी प्रारंभ किया गया था। और यही अगर बात करते हैं तो दूध उत्पादन में तीव्र जो है वृद्धि के लिए की गई थी। साथ ही साथ जो आपको याद रखना है कि इन्होंने जो अमूल ब्रांड जो गुजरात में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी सफलता महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तथा कैरा जिला सहकारी जो है दूध उत्पादन संघ लिमिटेड की काज का विस्तार किया। इसीलिए इन्हें जो 1963 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1965 में पद्मश्री, 1966 में पद्म भूषण और 1986 में कृषि रत्न और 1999 जो है पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये पद्म विभूषण याद कर लीजिए आपको कब दी गई थी, और पद्म भूषण कब दिया गया था याद कर लीजिए आप लोग, पद्म श्री कब दी गई थी, और जो बोल सकते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो कुछ नहीं है, 63 के बाद 65, 65 के बाद 66, 66 के बाद 99 याद रखिए, उसके बाद कुछ भी नहीं याद रखनी है। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्ट आपको एग्जाम में। और ये सब टॉपिक जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा विविध में, स्टैटिक में, ठीक है। सर्वाधिक ऊन गुराज भेड़ से जो है प्राप्त की जाती है, जो कश्मीर में पाए जाते हैं। मुर्गी पालन में आंध्र प्रदेश देश में जो है प्रथम स्थान पर। आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडे की टोकरी भी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक रेशम की प्राप्ति जो है शहतूत रेशम से होती है, जिसे मलबरी सिल्क भी कहते हैं, याद रखिएगा इसको।
फिर विश्व की कुल भेड़ का 4% भारत में ही है। देश के कृषि उत्पादन पशुपालन का योगदान जो कितना है 30% है। पहली पशु जनगणना आप बोल सकते हैं गणना जो शुरू किया गया था 1999 की गई थी। एंड यहीं विश्व जो है पशुधन गणना रिपोर्ट की बात करते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा 2019 की। तो इन से मुझे नहीं लगता कि प्रश्न पूछा भीगा, तो मुझे लगता है इसको आपको स्किप ही कर देना बढ़िया रहेगा, ठीक है। क्योंकि बेकार के समय जो है आपको जौन हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हैं उस हिसाब से भी आपको जो है क्वेश्चन याद करनी है। कुछ ऐसे चीज़ें आपको स्किप भी करनी है। बाकी इन सभी को अगर याद ही करना है तो आपको फिर अपडेटेड याद करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता है इस सबक को याद करके टाइम जो है समय बर्बाद करनी है और अपने आप में जो है और माथा पे चीज़ करनी, तो उसको हटा ही दीजिए आप। इसमें कौन नहीं जानता देश में जो है राजस्थान प्रथम स्थान पर है। हाँ, और याद करता भारत के प्रमुख जो है बोल सकते हैं एक तरह से पशु अनुसंधान केंद्र याद कर लीजिए, इससे आपको इम्पोर्टेंट बनेगा। इस सब पर दिमाग खर्च कीजिएगा तो आपको बेहतरीन बनेगी। जिससे भारत जो है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ी है, इज्जतनगर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, करनाल हरियाणा में, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। केंद्रीय भेड़ एवं उन जो है संस्थान कहाँ पड़ी है, तो यह अविकानगर टोंक में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ी है, मखदूम जो है मथुरा में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ी है, हिसार हरियाणा में है। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान कहाँ पड़ी है, केरल जी बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय पशु योग जनपादिक एवं सूचना विज्ञान जो है संस्थान कहाँ पर है, कैहबल बेंगलुरु में है। केंद्रीय गोवंश जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ी है, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय उच्च पर जो है सुरक्षा पशु रोग संस्थान कहाँ पड़ी, भोपाल में है। राष्ट्रीय जो है बोल सकते हैं उष्ट अनुसंधान जो है केंद्र कहाँ पड़े है, होजड़ी बीकानेर में है, ठीक है। और ये बात करते हैं लेकर आगे, तो कहता है कि राष्ट्रीय जो है संस्थान कहाँ पड़ी है, हिसार में है। राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ी है, तो मोइजिम फेमा नागालैंड में है। राष्ट्रीय शुकर जो अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ी, गुवाहाटी असम में है। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ी है, पश्चिम केमांग अरुणाचल प्रदेश में है। कुक्कुट जो है अनुसंधान निदेशालय कहाँ पड़ी है, तो ये आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद, यानी कि वहीं कुक्कुट किसे बोलते हैं पता है ना आपको, कुकुरकू वाला, ठीक है, हाँ, मुर्गी को। भारत की मीठी, अच्छा अगला टॉपिक है आपको भारत की मीठी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, तो इसको आप याद रखिएगा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं मृदा, ये शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के 16वें शब्द से हुई है, एंड जिसका अर्थ ही होता है फर्श, यानी मृदा का अध्ययन पैडोलॉजी कहलाता है। मृदा का निर्माण जो है बहुत जटिल और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो याद रखिए मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। भारत में मिट्टी के प्रकार की बात करते हैं तो भारतीय जो है कृषि अनुसंधान परिषद के जो है अनुसार भारत की मिट्टी को 8 भागों में वर्गीकृत किया गया था। अब बताया था इसकी स्थापना भी 1929 में की गई थी, तो इसे आप याद रखिएगा। यानी ICAR ये 8 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं लेकर जड़ोड़ मिट्टी को लेकर। अब यहाँ से प्रश्न पूछेगा मिट्टी से तो 100% ही रहेगा, तो आपको याद करने पड़ेगा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं जड़ोड़ मिट्टी को कछारी मिट्टी बोलते हैं, तो याद रखिएगा। अंडिया भारत के जो है सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है, जो हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43.4% सिर्फ जड़ोड़ मिट्टी ही है, या बोल सकते हैं कि 15 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भागों में फैला हुआ है। पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर जो है भी यह मिट्टी पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह इसी मिट्टी से जो है निर्मित है, जो उत्तरी मैदान है, जो गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जो है अपसादों के जमाव के परिणाम स्वरूप जो है ये निर्मित होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, किसके, तो गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अपसादों के जमाव से होती है। जलोढ़ मिट्टी का विशेषता है कि सबसे उर्वरक जो है मिट्टी है, चूना तथा पोटास युक्त, तो लेकिन नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है। ये प्रश्न पूछा है आपको कि इसमें इंपॉर्टेंट बन जाएगा, महत्वपूर्ण जो मिलती है देखने को आपको चूना और पोटास मिलता है, पोटास के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, लेकिन जो नाइट्रोजन और फास्फोरस इसकी कमी देखने को मिलेगा आपको जलोढ़ मिट्टी में, तो याद रखिएगा। और तथा कार्बनिक पदार्थों की भी जो है अधिकता देखने को मिलेगी इसमें। फसल जैसे में जलोढ़ मिट्टी के लिए जैसे चावल मोस्ट इंपॉर्टेंट, गेहूँ, गन्ना, जूट, कपास के लिए भी उपयुक्त होता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन कपास के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो काली मिट्टी देखने को मिलेगा आपको, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी क्षेत्र में आपको जैसे मिलेगा पंजाब प्रथम पर, हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी भाग जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम घाटी, तमिलनाडु, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में जो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिक देखने को मिलेगा आपको। और यही बात करते हैं लेकर, तो वो है संरचना और संगठन के आधार पर इसे 3 भागों में जो है विभाजित किया गया है, जिसमें अगर बात करते हैं तो एक खादर मिट्टी, उसके बांगर मिट्टी और एक तराई मिट्टी है। और जिसमें अगर बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी के जो है 3 भागों में, इसमें है नई जलोढ़ मिट्टी की खादर बैड लैंड भी कहा जाता है, तो याद रखें नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं, ये प्रश्न पूछा गया अनेकों बार। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, बांगर मिट्टी बोलते हैं, तो इसे याद रखिएगा। बाकी यह बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि यह मिट्टी प्रत्येक वर्ष बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित बनती है, इसीलिए खादर मिट्टी से बोलते हैं। बांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, जो कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसका रंग जो है काला तथा भूरा होता है, यह कम उपजाऊ मिट्टी होती है। एक और मिट्टी थी इसके जो है तराई मिट्टी, ये उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को जो है तराई के नाम से जानते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा।
यहीं पे अगर बात करते हैं नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉल। तो काली मिट्टी को जो है हम चिकनी मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, कपासी मिट्टी और लावा मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो इन चारों जो पांचों नाम है आपको याद रखनी है। पहला काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, कपासी मिट्टी और लावा मिट्टी, इन सभी जो है वो एक प्रकार की काली मिट्टी का नाम ही है। ठीक है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं कि काली मिट्टी का दूसरा नाम इनमें से कौन सा है। तो वो हो जाएगा रेगुड़ मिट्टी, चिकनी मिट्टी और कपासी मिट्टी एंड लावा मिट्टी। क्योंकि कपासी मिट्टी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कपास के लिए इम्पोर्टेंट है। कपास की खेती के लिए जो काली मिट्टी है बहुत जो है लाभदायक होता है। और लावा मिट्टी इसलिए क्योंकि ये लावा के अक्षय से ही जो है एक तरह से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान जो है आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और ये आग्नेय चट्टान जो है ये रूपांतरित होकर क्या बनती है, काली चिट्टी जो है बहुत सारी काली मिट्टी के निर्माण में जो ये होती है। यानी कि इसी जो है आग्नेय चट्टान को अपरदन से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। और यही हम कह सकते हैं कि याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे जो आग्नेय चट्टान है ये अगर बात करते हैं तो इसमें जो है वो जीवाश्म की क्या रहता है, अभाव रहता है जीवाश्म, यानी जीवाश्म इसमें नहीं रहता है। यहीं पे एक और जो है वो सकते चट्टान है, वो है अपसादित चट्टान। अपसादित चट्टान जिसे हम प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं, अपसादित चट्टान। तो अपसादित चट्टान में जीवाश्म जो है पूरी तरह से भरपूर रहता है, जीवाश्म से भर बोल सकते हैं कि जीवाश्म से भरपूर रहता है। यहीं पे आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। लेकिन ये जो काली मिट्टी है इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। क्योंकि आप कहिए कि ठीक है आग्नेय चट्टान में अगर जीवाश्म नहीं पाया जाता है तो हो सकता है काली मिट्टी भी नहीं पाया जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये जो है जीवाश्म की अधिकता होने के कारण इसका रंग जो है हो सकता है काला होता है। तो याद रखिए इसको, ठीक है। और नहीं बात करते हैं तो आगे है कि इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलने वाले लावा को ठंडा होने के बाद अपक्षय या बोल सकते हैं अपक्षरण से होता है। इनकी इसमें जो है लोहा, टेटनीफेरस मैग्नेटाइट तथा जीवाश्म की अधिकता होने के कारण इसका रंग जो है काला होता है। और स्वतः इसे जुताई मिट्टी भी कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम इसे कैसे कहते हैं तो स्वतः जुताई मिट्टी भी कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यही बात करते हैं तो इसका भारत में जो लगभग 16.6% या बोल सकते हैं 5.46 लाख जो है वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है। फिर जो मुख्य रूप से ढक्कन के जो है बोल सकते हैं लावा के बोल सकते हैं कि पठार में विस्तृत है। और ये काली मिट्टी जो सर्वाधिक विस्तार है वो महाराष्ट्र में। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में ये भी पाई जाती है। इस मिट्टी में जल धारण की जो है करने की क्षमता बोल सकते हैं सर्वाधिक होती है, जल धारण करने की। इसीलिए हम बोल सकते हैं इसे स्वतः जो है जुताई मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। बाकी यहीं अगर बात करते हैं लेकर तो इस मिट्टी में जो है लोहा, चूना, एल्युमिनियम तथा कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा, काली मिट्टी में कपास, तिलहन तथा सब्जियों की खेती की जाती है। कपासी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम कपासी मिट्टी इसको बोलते हैं। आगे है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी रेड सॉइल। इस मिट्टी में लौह एस्क जो है ऑक्साइड बोल सकते हैं, क्रिस्टलीय और मेटा जो है मॉर्फिक चट्टानों में की जो है उपस्थिति होने के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। यानी कि अगर बात करते हैं तो लौ ऑक्साइड की उपस्थिति होने के कारण जो है इस मिट्टी का रंग जो है लाल होता है। और याद रखनी है कि जब इस मिट्टी में जल मिलाते हैं तब इसका रंग जो है पीला हो जाता है, एंड जिसके कारण इसे हम लाल मिट्टी या पीली मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो ये पीली मिट्टी कैसे कहते हैं, लाल मिट्टी को ही कहते हैं। फिर यह लगभग जो 5.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह मिट्टी जो है अम्लीय प्रकृति की होती है, ये आपको याद रखनी है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस की कमी किसमें होती है, लाल मिट्टी में, जिसके कारण यह कम उपजाई होती है। तो ह्यूमस की मात्रा कम होगा तो ये उपजाई कम होगी। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। अच्छा, यही बात करते हैं तो यह मिट्टी जो है पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में जो बाजरा, मूंगफली और आलू की उपज जो है अधिक होती है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तथा सिलिका ऑक्साइड की जो है कमी होती है। तो ये भी आपको याद रखनी है। और ये बात करते हैं नेक्स्ट को लेकर तो आपको आगे देखनी है कि लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, इस मिट्टी का अध्ययन जो है सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में एक बुका जो है नन के द्वारा किया गया था। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है पाई जाती है और अक्सर जो है मेफिक आग्नेय आधार शैल पर विकसित होती है। इस मिट्टी का विस्तार जो भारत में 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जब इस मिट्टी में पानी उपस्थित होता है तो यह कोमल परंतु सूख जाने पर जो है बहुत कठोर हो जाती है। और हम कह सकते हैं कि इस मिट्टी में जो है लौ ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम की प्रचुरता अधिक होती है एवं सिलिका ऑक्साइड की क्या होती है, इसमें कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो याद रखना है। और यही बात करते हैं तो लेटराइट मिट्टी जो है चाय, इलायची, काजू एवं कॉफ़ी के लिए महत्वपूर्ण है। खेत जो है अधिक उपयुक्त बोल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट बनेगा, चाय के लिए भी, इलायची के लिए भी, काजू और कॉफ़ी के लिए भी। और तथा कह सकते हैं सिलिका ऑक्साइड की इसमें कमी होती है। यह मिट्टी जो है पश्चिमी घाट यानी कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर के पठार और उत्तरी पूर्वी राज्यों में विस्तृत है। और इन क्षेत्रों का तापमान जो उच्च होता है। तो ये आपको याद रखना, मेन करके आपको कर्नाटक जरूर याद रखनी है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी के लिए। आगे है मरुस्थलीय मृदा। इस मिट्टी का वितरण जो है बोल सकते हैं हमारे देश में कुल
क्षेत्रफल के लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यही हवा तथा तापमान के द्वारा होने वाली अपक्षय क्रिया के कारण इसका निर्माण भी होता है। एंड इस मिट्टी में ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन फास्फोरस की इसमें अधिकता होती है। एंड इस मिट्टी का क्षेत्र जो है पंजाब, हरियाणा तथा जैसे जो है भाग पश्चिमी राजस्थान में कच्छ के रन देखने में जो है आपको मिलेगा ही है। आगे है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी जो है इस मिट्टी का विस्तार जो है देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में है। एंड इस मिट्टी का निर्माण जो है जैविक पदार्थ के अपघटन से हुआ, ये ध्यान देनी है। जैविक पदार्थ के घटन से जो है वो पर्वतीय जो है मृदा का निर्माण होता है। पोटास युक्त व फास्फोरस तथा चूने से रहित होती है, यानी कहने का मतलब कि इसमें पोटास की जो है अधिकता देखने को मिलेगा और फास्फोरस तथा चूने का जो है इसमें कमी देखने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन नहीं रहता। चाय व कॉफ़ी के लिए यह मृदा उपयुक्त मानी जाती है। इस मिट्टी का जो क्षेत्र जम्मू कश्मीर और हिमालय क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश तथा पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों के साथ ही पर्वतीय भाग में देखने को आपको मिलेगा। अगला है दलदली मिट्टी एंड इसी बोलते हैं पीटमय। इस मृदा का वितरण जो 1.0 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र में फैला हुआ है एंड क्षेत्र में जो है फैला हुआ डेल्टाई क्षेत्र में बहुत अधिक नमी के कारण जो है इस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। यह भारी और उच्च आर्द्रता वाले जो क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में। इसमें उर्वरता तथा क्षमता बेहद कम होती है, ठीक है। और इस जो है मिट्टी का क्षेत्र जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र बोल सकते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, अन्य नदियों के जो है डेल्टाई क्षेत्र में देखने को आपको मिलेगा, तो ये भी आपको याद रखनी है। यही बात करते हैं लेकिन अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो जैसे कि मिट्टी में जो है विद्यमान विघटित तथा अंशतः विघटित जैविक पदार्थ, मृत कार्बनिक जो है कार्बनिक घटक, जिनकी उत्पत्ति जंतुओं तथा वनस्पतियों के सड़ने गलने से बने काले भूरे रंग के ताप के ह्यूमस कहलाते हैं। यह मृदा की सबसे ऊपरी परत क्षितिज में पाए जाते हैं। और यही मृदा अपरदन क्या, तो जल या वायु द्वारा जो है मृदा की ऊपरी परत का क्षरण की कटाव होना मृदा अपरदन ही कहलाता है। और इस कारण मृदा की जो उर्वरता में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। नोट, मृदा का निर्माण जो है निक्षेप द्वारा होता है, ये आप याद रखिएगा, निक्षेपण द्वारा, ठीक है, मृदा का निर्माण होता है। आगे यहीं पे अपरदन रोकने के प्रकार क्या है, तो जुताई की तकनीकों में सुधार, पेड़ों का रोपण, जल प्रबंधन, शेल्टर बेल्ट जीरारोपण जो है वृक्षारोपण द्वारा रेगिस्तान में जो है मृदा की कटाव को रोका जा सकता है। बात करते हैं यहाँ पे शेल्टर बेल्ट जो है रॉकडम, छाद इंटरक्रॉप जो है बोल सकते हैं, क्रॉपिंग आदि मृदा जो है संरक्षण की कुछ विधियां हैं। इसी प्रकार जो है मिल्चिंग भी एक मृदा जो है संरक्षण की विधि है, जिससे के तहत जो है बोल सकते हैं पौधे के बीच खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक जो है पदार्थ की एक परत जो है बिछा दी जाती है, ठीक है। एंड पोटेशियम आमतौर पर जो है कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला मूलभूत जो है पादप पोषक तत्व है, तो ये आप इसे याद रखिएगा। एंड यहाँ पे पोटेशियम भी हो जाएगा जो है, मैं बात करते हैं लेकर, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कैल्शियम भी आ जाएगी, इसमें देखने को मिलेगा आपको। और हम बताए थे एनपी के बारे में, एनपीके, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम देखने को मिलेगा। फिर है मिट्टी को उपजाऊ खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण बनाता है। एंड मिट्टी में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस पर पोटेशियम, आयरन, जिंक, कॉपर की जो है उच्च मात्रा आपको देखने को इसमें मिलेगा, ठीक है, तो इसे भी आपकी याद रखनी है। एंड यही बात करते हैं लेकर, तो मिट्टी की अम्लीय प्रकृति हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाती है। ये भी ध्यान देनी है कि हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता ही जो है वो आप बोल सकते हैं मिट्टी की अम्लीय प्रकृति दर्शाती है। भारत में मृदाओं का जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए मृदा सर्वेक्षण की स्थापना जो है 1956 ईस्वी में किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। अत्यधिक सिंचाई के कारण जो है मृदा में लवणता बढ़ती है। जब इसकी अत्यधिक बोल सकते हैं सिंचाई होती है तो इसकी मृदा में जो है लवणता की संख्या बोल सकते हैं मात्रा बढ़ जाती है। लीचिंग क्या है, तो मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घोल होने के जो है कारण मिट्टी की निचली परतों या भूजल में जो है होने वाला संचालन लीचिंग कहलाता है, ठीक है। एंड खारी मिट्टी को जो है ऊसर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अत्यधिक जल भराव मृदा जो है बोल सकते हैं क्षारीकरण तथा लवणता मृदा की उर्वरता क्षमता को क्या करता है, हानि पहुंचाता है, तो ये आपको याद रखनी है। बाकी हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं वो है आपको खनिज, तो ये ध्यान दीजिएगा, खनिज से आपका प्रश्न पूछे भी जाते हैं तो इंपॉर्टेंट बन जाएगी, ठीक है, इसको छोड़ना आपको नहीं एकदम है। खनिज में अगर हम देखने की बात करते हैं तो कहता है भारत में खनिज संसाधन सर्वेक्षण जो है पूर्वेक्षण तथा अन्वेषण का कार्य जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, ठीक है। एंड इसका मुख्यालय कहाँ आपको देखने को मिलेगा, कोलकाता में। किसका, जियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया का, तो याद रखिएगा इसको। फिर भारतीय जो है खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पे, नागपुर में, ये भी ध्यान देनी है। प्राकृतिक गैस व तेल आयोग का जो मुख्यालय वो कहाँ पे, देहरादून में, तो ये भी ध्यान देनी है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पे, हैदराबाद में है। धात्विक जो है खनिजों में सर्वाधिक संपन्न कौन सा, धारवाड़ की चट्टान, तो धात्विक खनिजों में सर्वाधिक जो संपन्न है वो धारवाड़ की चट्टान है, तो याद रखिएगा। भारत के जो है 5 शीर्ष खनिज उत्पादन राज्य है, जिसमें से 21-22 मूल्य आधारित की बात करते हैं
तो उड़ीसा देखने को मिलेगा आपको प्रथम स्थान पर। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ 17.34% और उड़ीसा जो है बोल सकते 44.11% तक है। राजस्थान में 14.10% हो जाएगा। कर्नाटक 13.24% हो जाएगा। झारखंड जो है 4.36%। ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर यही बात करते हैं भारत में जो है वो खनिज का सर्वाधिक भंडार आपको झारखंड यानी दामोदर घाटी क्षेत्र राज्य में देखने को मिलेगा। और देखिए ये खनिजों जो होते हैं ना वो आपको अपडेटेड होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इससे याद रखिएगा, कभी झारखंड हो जाएगा, कभी उड़ीसा हो जाएगा, कभी छत्तीसगढ़ हो जाएगा, तो ये सभी आपको अपडेटेड याद रखना बढ़िया रहेगा। बाकी यही बात करते हैं खनिज प्राप्त और प्राप्ति राज्य, जिसमें से जस्ता की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। मैग्नेसाइट में उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। लिग्नाइट में तमिलनाडु, राजस्थान देखने को मिलेगा। पायराइट्स में राजस्थान हो जाएगा और क्रोमाइट में उड़ीसा व झारखंड देखने को मिलेगी। यही यूरेनियम की बात करते हैं, झारखंड देखने को मिला। टीन में छत्तीसगढ़ सबसे जो है अग्रणी राज्य हो जाएगा और थोरिया में जो केरल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इससे आप याद रखिएगा। बाकी यही बात करें टंगस्टन को लेकर तो राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक देखने को मिलेगा आपको। भारत के जो है प्रमुख खनिज की अगर बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले लौह अयस्क। यह आप बोल सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली जो शैल आप बोल सकते हैं चट्टान, जिसमें से लौह अंश समानता 30% से अधिक हो, जिसमें उसका जो है निष्कर्षण जो आर्थिक रूप से लाभदायक रहे और बोल सकते हैं लौह अयस्क कहलाता है। भारत में लौह अयस्क जो है मुख्य रूप से धड़वार सेल तंत्र में पाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। कौन सा? धड़वार जो है सेल में इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बाकी यही बात करते हैं तो ये जो है अयस्क जिससे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सेल या चट्टान जिसका निष्कर्षण जो है आर्थिक रूप से लाभदायक हो, अयस्क कहलाता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे है यहीं पे लौह अयस्क के इस आधार पर जो है 4 प्रकार के माने जाते हैं। मैग्नेटाइट, सर्वाधिक लौह अंश जो है बाला अयस्क, जिसमें 70 से 72% लौह अयस्क होता है। यह धारबार व कुड़प्पा तंत्र की चट्टानों में पाया जाता है। कौन? मैग्नेटाइट। कौन सा? धारबार व कुड़प्पा चट्टान के तंत्रों में। फिर ये आर्कियन काल की जो है ये प्रदीपीय शील्ड प्रारंभिक चट्टानें हैं, तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। हेमाटाइट की बात करते हैं तो ये जो है वो लौह अंश 60 से लेकर जो है 70% तक आपको देखने को मिलेगा। काला अयस्क इसको बोला जाता है। संसार में अधिकांश जो है लौह अयस्क इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंदर में? हेमाटाइट के अंतर्गत में। यहीं लिमोनाइट की बात करते हैं तो इसमें लौह अंश जो है 40 से 50% तक होती है। इसे आयरन हाइड्रेट कहते हैं। सिडराइट लौह अयस्क जो है ये 30 से लेकर इसमें देखने को 40% तक लौह अंश मिलते हैं और ये निम्न स्तरीय लौह अयस्क माना जाता है। इसे आयरन जो है कार्बोनेट Fe2O3 बोल सकते हैं, Fe2CO3 भी कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। लौह तत्व का प्राचीनतम जो ज्ञान है वो हेमैटी या अर्ध हेमैटी जो है प्रजाति से माना जाता है। एंड आधुनिक काल में जो है लोहा की जानकारी वर्ष बोल सकते हैं 1844 ईस्वी में विलियम वर्ड द्वारा प्राप्त की गई थी मैग्नेटाइट के नाम से, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। एंड यही अगर बात करते हैं तो भारत में जो लौह अयस्क निम्न श्रेणियों से प्राप्त होते हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो लौह अयस्क पेटिया उड़ीसा, झारखंड, दुर्ग, बस्तर से देखने को मिलेगा आपको। चंद्रपुर जो है महाराष्ट्र से देखने को मिलेगा आपको। गोवा से देखने को मिलेगी। बेल्लारी, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग देखने मिलेगा। बाकी यही बात करते हैं लेकर कर्नाटक को तो बाबा बुदन की पहाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, आपको याद रखना है लौह अयस्क के लिए। कुद्रेमुख जो है इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटाइट के खनन के लिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखना है मिलान करने के लिए देगा। इनमें से कौन सा जो है कौन सा राज्य जो है के क्षेत्रों में कौन से जो है बोल सकते हैं लौह अयस्क के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो असंबंधित है, तो प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये ऐसे ही आपको नाम याद रखनी है। यही बात करते हैं हॉस्पेट हो जाएगा, चितल दुर्ग हो जाएगी, सुंदर पहाड़ हो जाएगा, बेल्लारी, चिकमंगलुरु जो है हो जाएगा और तुमकुर बेल्ट हो जाएगा। ज़्यादातर आपको याद रखना कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ी को लेकर, ठीक है, तो याद रखनी है। फिर छत्तीसगढ़ में बायला जिले मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। भारत की सबसे बड़ी यांत्रिक खान देखने को मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ हेमाटाइट लौह अयस्क का जो है खनन किया जाता है। यही बात कर ढल्ली, राजहारा जो है बस्तर, दुर्ग देखने को मिलेगा और यहीं पे छत्तीसगढ़ में बस्तर का खान बोल सकते हैं, और रायपुर जो है देखने को मिलेगी, रायगढ़ आदि देखने को मिलेगा। उड़ीसा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा आपको मयूरभंज को लेकर, गुरु महिषानी इसी को बोलते हैं। बादाम पहाड़ देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट बनेगी। एंड भारत की सबसे बड़ी खान है, ठीक है, बादाम पहाड़, और यह हेमाटाइट लोहा का जो है खनन का लिए जो प्रसिद्ध है। पोचमपाद जो है और हो जाएगा किरीबुरु, कियोंछर, बारामजाद, सोनाई देखने को मिलेगा आपको उड़ीसा में। तो कुछ ऐसे नाम जो है आपको याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे गोवा की अगर हम बात करते हैं लेकर तो अदुमाले जो है वो देखने को मिलेगा, उसाब देखने को मिलेगा गोवा में। झारखंड में नोआमुंडी हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा, सिंहभूम, गुआ खान हो जाएगा, पलामू हो जाएगा, हजारीबाग ये आपको, धनबाद ये सब देखने को मिलेगी। राजस्थान में नाथरा की पाल उदयपुर देखने को मिलेगा। मोरिजा बनालो जयपुर देखने को मिलेगा। निमला राय शैला दौसा में देखने को मिलेगा आपको। मध्य प्रदेश में मंजलखंड जबलपुर देखने को मिलेगी लौह अयस्क के लिए। तमिलनाडु में सलेम तिरुचिल्लापल्ली देखने को मिलेगा।
महाराष्ट्र में रत्नागिरी इंपॉर्टेंट है, चंद्रपुर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भंडारा देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, कुडप्पा और अनूपपुर जो है ये देखने को मिलेगा। तेलंगाना में करीमनगर और वारंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, तो आपको याद रखनी है। तेलंगाना में लॉस के लिए प्रसिद्ध है। बाकी यही बात करते हैं तो आगे जो दी गई है वो देखिएगा ध्यान से। इस प्रकार जो है स्पष्ट है कि भारत के अधिकतर जो है लॉएस्ट खनन क्षेत्र जो है वो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। एंड कर्नाटक का लौह जो है मंगलौर बंदरगाह से निर्मित किया जाता है। उड़ीसा का लौह जो है बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला के स्टील प्लांट के जो है को भेजा जाता है। एंड यही बात करते हैं तो बेलाडीला का अधिकांश जो है लौह जापान को निर्यात किया जाता है, ठीक है। गोवा का लौह जो है बोल सकते हैं मारमागुआ बंदरगाह से ईरान व जापान को ये निर्यात किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से अगर बात करते हैं स्थान को लेकर, तो उड़ीसा जो है प्रथम स्थान पर है 53.82% के साथ। छत्तीसगढ़ 16.27% के साथ है। कर्नाटक जो है 15.88% के साथ है। थर्ड नंबर पर झारखंड जो है फोर्थ नंबर 9.74% के साथ है। और ये उत्पादन की दृष्टि से तो इसे आप याद रखिएगा। अच्छा, भंडारण की दृष्टि से अगर बात करते हैं लॉस भंडारण की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य, तो प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, उसके बाद उड़ीसा है, एंड उसके बाद झारखंड आपको देखने को मिलेगा। तो यह लॉवेस्ट में जो है बोल सकते तरह से भंडारण में था। तो दोनों जो है आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, ध्यानपूर्वक से याद रखनी है। बाकी ये विश्व में लौह उत्पादन में भारत जो है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, चीन व ब्राज़ील के बाद ये चौथे स्थान पर आता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। यही बात करते हैं लेकर आगे, तो कहता है कि संचित भंडार की दृष्टि से जब भारत विश्व में 5वें स्थान पर है, संचित दृष्टि भंडारण की दृष्टि से, ठीक है, 5वें स्थान पर है। उत्पादन की दृष्टि से पता चल गया आपको चौथे। और यही अगर बात करते लेकर, तो स्वतंत्रता पूर्व जो है स्थापित लौह जो है इस्पात के कारखाने, इस स्वतंत्रता से पूर्व जितने भी स्थापित जो कारखाने किए गए थे लौह के, वो आपको देखने को मिलेगा। जिसमें पहला कुल्टी ये आपको पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना किया गया था 1874 में। हीरापुर जो है लौह के खान जो है पश्चिम बंगाल में किया गया था 1908 ईस्वी में। बर्नपुर किया गया था पश्चिम बंगाल में 1937 ईस्वी में। साक्षी झारखंड में किया गया था 1907 ईस्वी में। और भद्रा जो है बत्ती कर्नाटक में लौह का जो बोल सकते हैं खान स्थापित किया था 1923 ईस्वी में। अच्छा, आगे बात करते हैं लेकर मैग्नीज को लेकर, तो 90% जो है वो अयस्क ग्राइट एवं कोडराइट जो है कुडराइट क्रम की आबादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। अनप्राम या लॉस जो है साथ मिलने के कारण मैग्नीज के नाम से जाना जाता है। उत्पादन की दृष्टि से स्थान की अगर बात करते हैं अयस्क में, तो फाइलोसिल्यूराइट जो है और बोरोनाइट, साइलोमेलिन, क्रिप्टोमेलिन एंड मैग्नाइट देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश जो है बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट बन जाएगा, प्रसिद्ध है। और साथ ही महाराष्ट्र में आपको भंडारा, नागपुर देखने को मिलेगा, रत्नागिरी इंपॉर्टेंट बन जाएगी। उड़ीसा में कोरापुट देखने को मिला, पचम पटमाली बोल सकते हैं एक तरह से इसको। कालाहांडी देखने को मिलेगा, सुंदरगढ़ देखने को मिलेगा, संबालपुर, बोरंगिरी, क्योंछड़ देखने को मिलेगा उड़ीसा के लिए, यानी मैग्नीज में अगर बात करते हैं लेकर। तो कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो बेल्लारी, शिमोगा, चिंद्रदुर्ग, ये आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में, ठीक है। यहीं बीजापुर हो गया। झारखंड में जैसे कि सिंहभूम जो है वो सर्वाधिक भंडार देखने को मिलेगा आपको। राजस्थान में बांसवाड़ा देखने को ज़्यादा मिलेगा आपको। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम देखने को ज़्यादा मिलेगा। गुजरात में पंचमहल और बड़ोदरा देखने को मिलेगी। भारत की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मैग्नीज उत्पादक है, बेल्ट बालाघाट छिंदवाड़ा से भंडारण नागपुर तक विस्तृत देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड बॉक्साइट की बात करते हैं तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है, याद रखिएगा, जिससे क्रमशः बोल सकते हैं कि एल्यूमिना एवं एल्युमिनियम जो है प्राप्त किया जाता है। उत्पादन क्षेत्र में अगर बात करते हैं लेकर बॉक्साइट को, तो उड़ीसा जो है यानी कोरापुट देखने को मिलेगा, बोल सकते हैं पंच पटमाली, कालाहांडी देखने को मिलेगी, लाजदगंज देखने को मिलेगा, अंगोल देखने को मिलेगी और संभालपुर देखने को मिलेगा। तो ये सभी आपको याद रखनी है। यहीं गुजरात की बात करते हैं तो कैम्बे की खाड़ी देखने को मिलेगा, कच्छ की खाड़ी देखने को मिलेगा, भावनगर देखने को मिलेगी, जामनगर और सौराष्ट्र देखने को मिलेगा। झारखंड में लोहरदगा देखने को मिलेगा, पलामू और हजारीबाग देखने को मिलेगी, मतलब कि बॉक्साइट के उत्पादन में। यही छत्तीसगढ़ में कोड़ावा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, बीजापुर देखने को मिलेगी। यहीं पे आंध्र प्रदेश में चित्तापल्ली, कालीकोंडा, विशाखापट्टनम, नेल्लोर। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि खासकर बिहार दौरा के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये सभी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, बालाघाट, अमरकंटक देखने को मिलेगी। बिहार में गया, मुंगेर देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा तथा जो है रत्नागिरी देखने को मिलेगी। और राजस्थान में अजमेर और शाहपुर देखने को मिलेगा। तो इसे भी आपको याद रखनी है। बात करते हैं माइका इनकी अभ्रक को लेकर, तो यह जो आग्नेय पगमाइट एवं कांतरित चट्टानों में जो है खंडों के रूप में पाया जाता है। यह प्रभासी, कठोर, अग्निरोधक एवं विद्युत का जो है कुचालक होता है। कौन? माइका क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। और यह भूपट्टी की संरचना में जो है अभ्रक की मात्रा 4% के लगभग है। और भारत के विश्व उत्पादन में जो एक अधिकार है। भारत विश्व के लगभग 1/4 अभ्रक का जो उत्पादन करता है। कितना? 1/4 का। और अभ्रक की 3 प्रमुख किस्में हैं, जिसमें से रूबी अभ्रक, ये सर्वोत्तम किस्म की अभ्रक होती है।
बोल सकते हैं कि मॉस्कोविटिक अभ्रक होती है। ये सफ़ेद अभ्रक किसी को बोला जाता है। बायोमाइट की बात करते हैं, बायोमाइट तो यह हल्की गुलाबी अभ्रक होती है। और पित्त अभ्रक जो होती है पीली अभ्रक, इसको बोला जाता है। नोट, इसे भारतीय खनिज का बीमार बच्चा कहा जाता है। किसे? अभ्रक को। तो ये सब क्या याद रखनी है। बात करते हैं यहाँ पे उत्पादन को लेकर, तो राजस्थान का भीलवाड़ा, जयपुर जो है प्रथम स्थान पर है। आंध्र प्रदेश का नेल्लौर, खंबात, विशाखापट्टनम, जो यह भारत का 72% उत्पादन करता है अभ्रक का, ठीक है, विशाखापट्टनम। एंड झारखंड की बात करते हैं, हजारीबाग, पलामू, कोडरमा, यहाँ से उच्च श्रेणी का जो है रूबी अभ्रक देखने को मिलेगा झारखंड में। एंड गुजरात का खेड़ देखने को मिलेगी, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ बिहार में नवादा, गया देखने को आपको मिलेगा। अगला जो आपके सामने है वो है तांबा, यानी कॉपर। चिक्कू माता की अगर बात करते हैं तो यह दरारें और जो है परतों से प्राप्त होता है। यह रेवदार, कुड़प्पा एवं अरावली संरचना में पाया जाता है, याद रखिएगा। और भारत में कुल आवश्यकता का जो है 30% उत्पादन, जबकि 70% जो है ये आयात करना पड़ता है। उत्पादन की दृष्टि से स्थान की बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो मालाजाखंड, तारेगाम और बालाघाट देखने को मिलेगा। राजस्थान में सर्वाधिक भंडार है तांबा का, इसलिए आप बोल सकते हैं कि खेतड़ी, सिंघाना, खोआ, दरबा जो है इम्पोर्टेंट मिलेगा। तो खेतड़ी तांबा के लिए इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा भी जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको आपको। अंड ही झारखंड की बात करें, पलामू, हजारीबाग, घाटशिला, सावनी और साथ ही साथ जो है संथाल, परगना, राखा देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, कर्नाटक में चिलदुर्ग, हासन देखने को मिलेगी। और आपको पता होना चाहिए कि कॉपर प्लस जिंक को मिलाते हैं तो पीतल का निर्माण होता है, लेकिन यहीं पे कॉपर प्लस टीन को मिलाते हैं तो कांसा का निर्माण होता है, यानी कांसा बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये प्रश्न पूछा भी जाता है, ठीक है। ये तो केमिस्ट्री का प्रश्न, फिर भी आपको इसको याद रखनी है। नोट, मेलाकाइट जो है तांबा का अयस्क है, तो ये भी आपको याद रखनी है। जो नेक्स्ट बात करते हैं यहीं पर लेकर सीसा यानी जस्ता को लेकर, तो समानता जो है सीसा जस्ता जुड़वा जो है खनिज कहलाते हैं, क्योंकि यह जो है समानता एक ही खान से प्राप्त होते हैं। एंड शीशे का अयस्क गैलेना होता है और जिंक का अयस्क जिंक ब्लेंड होता है। तो इन दोनों आपको याद रखनी है अयस्क का नाम। प्रमुख उत्पादन में राजस्थान भारत के कुल उत्पादन का 96% करता है। जावर माइंस उदयपुर जो है, ये रामपुर, आगुचा एशिया का सबसे श्रेष्ठ। भीलवाड़ा देखने को मिलेगा आपको। राजपूत दरीबा और रांझ जो है मंद दिवारी उदयपुर में जो पड़ता है। और आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला आपको देखने को मिलेगा, वो जो है प्रमुख उत्पादन में। सिल्वर चांदी की बात करते हैं तो समानता सीसा जस्ता की खाने से प्राप्त की जाती है। और चिहुआहुआ में जो है मैक्सिको में चांदी की विश्व प्रसिद्ध खान है। और देश के प्रमुख स्थान पर कर्नाटक मिलेगा। कोलार जो सोने के खान के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जायब माइंस देखने को मिलेगा उदयपुर में। आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। झारखंड इसके उत्पादन में जो है राजस्थान प्रथम स्थान पर है। किसमें? सिल्वर चांदी में। तो राजस्थान प्रथम स्थान पर देखने को मिलेगा उत्पादन में। और आपको पता होगा कि मैक्सिको की अगर बात करते हैं चांदी का जो विश्व प्रसिद्ध खान है, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। अगली बात करते हैं गोल्ड सोना, इनकी स्वर्ण अयस्क मूल रूप से जो आग्नेय चट्टान पर नदी जो है बालू में पाया जाता है। भारत में सोन नदी व स्वर्ण रेखा नदी का जो है नामकरण इसी आधार पर किया गया था। भारत जो विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण खपत करने वाला देश माना जाता है, याद रखिएगा, खपत करने में। एंड वर्ष 2013 में चीन ने जो इस मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है और सोने का जो है सर्वाधिक उत्पादन भी चीन में ही होता है। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार आपको बिहार में स्थित है। और बिहार में कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? जमुई में। उत्पादन की बात करते हैं तो कर्नाटक कोलार की खाने, हट्टी खान जो है रायचूर 90% उत्पादन करता है, जो कोलार की खाने हैं। एंड आंध्र प्रदेश की बात करते हैं रामगिरी अनंतपुर जो है ये तेलंगाना वारंगल देखने को मिलेगी तेलंगाना में। तमिलनाडु, झारखंड और पूर्व सी भूमि जो इसमें देखने को मिलेगा। नोट है, कर्नाटक का स्वर्ण उत्पादन में लगभग एकाधिकार आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में। कोलार की खान से भी बोल सकते हैं एक तरह से, जिसे हम KGF भी बोलते हैं। एंड ही बात करते हैं डायमंड को लेकर हीरा, तो भारत में आंशिक रूप से यह क्रमशः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है। और यही बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो है पन्ना की खान की प्रसिद्ध है, जिसे हमें हीरे के नाम से जानता है एक तरह से। अगली बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो पन्ना है वो इंपॉर्टेंट बनेगा, मच्छगाम भी देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश में रामकोटला देखने को मिलेगी। कर्नाटक में रायचूर देखने को मिलेगा। नोट, हीरे के व्यापार के लिए सूरत प्रसिद्ध है। देखिए, व्यापार के लिए सूरत प्रसिद्ध है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अगली बात करते हैं, अगला है जिप्सम को लेकर, तो ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है, जिप्सम की बात। तो इसमें अगर हम बात करते हैं जिप्सम को लेकर, तो परतदार या अपसादित चट्टानों में पाया जाता है ये कौन? जिप्सम। एंड इसका उपयोग जो है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र में किया जाता है। कहने का मतलब कि जिप्सम को हम मिट्टी में तब मिलाते हैं जब मिट्टी क्या हो जाती है, आपको पता होना चाहिए कि जब मिट्टी क्षारीय हो जाती है ना, तो हम इसको उपयोग करते हैं। जब मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो हम कर सकते हैं कि जिप्सम को मिलाकर उदासीन किया जाता है, तो याद रखिएगा इसको। एंड ही बात करते हैं तो उर्वरता जो है बढ़ाने और स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र में किया जाता है। देश का 90% राजस्थान में चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर पट्टी में आपको जिप्सम उत्पादन देखने को मिलेगा।
आंशिक रूप से जो है आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा जिप्सम का उत्पादन। फिर अगर यही बात करते हैं एस्बेस्टस को लेकर, तो यह अत्यंत जो है हल्का मजबूत पदार्थ होता है। इसका उपयोग जो सामान्यतः हम सीमेंट में जो है मिश्रण तथा छतों को नालीदार चट्टानें जो है बनाने में करते हैं, चदरें बनाने में। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान 96% है और अजमेर भीलवाड़ा इसमें आया हुआ। आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा आपको देखने को मिलेगा एक तरह से एस्बेस्टस के उत्पादन में। यानी ये बात करते हैं नमक खनन यानी रॉक सॉल्ट, इसके अंतर्गत जो है खनन प्रक्रिया से प्राप्ति चट्टानी नमक को जो है सम्मिलित करते हैं। उत्पादन की दृष्टि से यह हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक होता है। कुल नमक उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर, समुद्री नमक उत्पादन में गुजरात ही प्रथम स्थान पर है और झील नमक उत्पादन में भी राजस्थान है, जबकि चट्टान जो है नमक उत्पादन में हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है। रॉक फॉस्फेट, इसका उपयोग हम रासायनिक खाद बनाने में महत्वपूर्ण होता है। राजस्थान से प्राप्त रॉक फॉस्फेट का शुद्ध रूप में जो उपयोग करके हम उदय फॉस नामक कृत्रिम खाद बनाई जाती है, फॉस्फोरस युक्त करके, ठीक है। और यही बात करते हैं क्रोमाइट। क्रोमाइट की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा इसका जो है मुख्य उत्पादक 100% राज्य है, याद रखिएगा क्रोमाइट का उड़ीसा इसमें प्रथम स्थान पर हो जाएगा। ग्रेफाइट यह एक यांत्रिक शैले है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है ये भी याद रखना, ये यांत्रिक शैले है यानी कि, तो इसको आप याद रखिए। बाकी इसे काला शीशा भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखनी है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य जैसे झारखंड, उड़ीसा, कालाहांडी देखने को मिलेगा एवं आंध्र प्रदेश है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे के हालिया जो है सर्वे के अनुसार ग्रेफाइट के सर्वाधिक उत्पाद जो भंडारण देखने को मिलेगा है वो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी यही बात करते हैं नेक्स्ट अगला है संगमरमर, तो इसे ध्यान दीजिएगा। संगमरमर यानी कि संग जिएंगे संग संग मरेंगे ना, वही बात है ना बिल्कुल नहीं। तो संगमरमर की बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ जो है संगमरमर राजस्थान के मकराना में पाया जाता है, ये आपको याद रखनी है, मकराना के लिए प्रसिद्ध है। टाइटेनियम यह भारत के तटीय क्षेत्रों में जैसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट टाइटेनियम के जो है प्रमुख स्रोत एक तरह से हो सकते हैं। थोरियम, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम आज उत्पादक देश भारत ही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगी। एंड केरल की मोनाजाइट बालू में ये थोरियम पाया जाता है, तो इसका अयस्क भी थोरियम का अयस्क क्या है, मोनाजाइट है, तो ये भी आपको याद रखना है, मोनाजाइट थोरियम हो जाएगा। टंगस्टन की बात करते हैं, इसका मुख्य भंडारण देखने को मिलेगा डेगाना राजस्थान में। टिन इसका 100% बात करते हैं तो उत्पादन भंडारण जो है आपको छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो है टिन का 100% आपको उत्पादन और भंडारण देखने को मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगी टिन के लिए। और अगला जो आपको देखने को मिलेगा वो है ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन से हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे, इनकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर दीजिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। और नहीं बात करते हैं तो इन सबका जो आपको PDF देखने को मिलेगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप किसी भी जो है टीचर या किसी भी जो है पब्लिकेशन बुक का अगर आपको PDF चाहिए तो आप जो है 94 30 53 48 79 पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और मात्र जो है आपको एक बुक का PDF 21 रुपये में मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आप इसमें से जो है किसी भी जो है बुक का अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र जो है आप सिर्फ 21 रुपये में जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बुक हो, ठीक है। तो ये सभी अपने में आप बेहतरीन बुक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे UPSC हो PCS हो, ये सिर्फ आपको डेमो में दिया गया है। अभी बहुत सारे बुक हैं, तो आपको कोई भी बुक का PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है 94 30 53 48 79 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको PDF भेज दिया जाएगा। मात्र 21 रुपये में जो है आपको PDF पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए।